जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 49 वर्षीय जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये अभी वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर कार्यरत हैं और इनके जीवन में इस समय नौकरी से संबंधित समस्या चल रही हैं। तो कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे आपकी ग्रहों की दशाएं और गोचर मिलके किसी घटना को सुनिश्चित करते हैं। आपकी कर्क लगन की कुंडली है। लगन में जो जो 4 अंक लिखा हुआ है, ये कर्क लगन हो गई आपकी। लगन में आपके शनि बैठे हैं वक्री होके। तो आपको ये पता होगा, ऐसे आप जानते होंगे कि किसी भी कुंडली में एक अच्छे स्तर पे पहुंचने के लिए, आजीविका के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में एक ऊंचे पद पे पहुंचने के लिए कुंडली में कुछ राजयोग होते हैं। और वर्तमान में जातक असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे कार्यरत हैं। तो कुंडली में किस प्रकार के राजयोग हैं, जिसको जिन राजयोगों ने इनको इस पद पे पहुंचाया है, और वर्तमान में क्या ग्रह की दशा चल रही है जो इनको समस्या खड़ी कर रही है। देखिए, जो पहले भाव का स्वामी बनता है लग्नेश, वो सबसे मुख्य ग्रह होता है। लग्नेश का बली होना अत्यंत आवश्यक है जीवन के पूरे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा और भाग्य स्थान में, जहां 12वां अंक लिखा हुआ है, ये भाग्य आपके 9वां स्थान भाग्य का भाव हो गया। लग्नेश का 12वें भाव में बैठना ये अपने आप में ये सिद्ध कर देता है कि जातक जन्म से ही भाग्यशाली हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे जन्म के लग्नेश आपके 9वें भाव में भाग्येश गुरु के साथ बैठे हुए हैं। एक तो गुरु स्वयं ईश्वर कृपा के, देवी कृपा के और भाग्य के कारक ग्रह होते हैं। इस कुंडली में भाग्य के स्वामी होके, 9वें भाव के स्वामी होके 9वें भाव में ही बैठे हैं। लग्नेश चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये युति बनती है चंद्रमा की और गुरु की, ये कई प्रकार के राजयोग यहाँ बना देती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये पहला भाव, ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है। तो पहले भाव को स्वामी 9वें स्थान में आ गया, 9वें भाव के स्वामी के साथ ये केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बन गया। तो जीवन में तरक्की के लिए कुंडली में आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग होने चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तो 9वें भाव के स्वामी के साथ लग्नेश बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। तो दूसरा योग यहाँ पे लक्ष्मी योग बन गया। और तीसरा सबसे मुख्य प्रबल योग है वह गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग भी यहाँ पे बहुत बलशाली बना हुआ है। गुरु अपनी ही राशि में है, चंद्रमा मित्र राशि में है, लग्नेश है, चंद्रमा लग्नेश बनते हैं, गुरु भाग्येश बनती हैं। तो गजकेसरी राजयोग से संबंधित तो हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि जब आपके चंद्र और गुरु मिलके गजकेसरी राजयोग बनाए, तब ये देख लीजिए कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। यदि चंद्रमा आपके शुभ भाव का स्वामी होगा तो आपका गजकेसरी जो राजयोग है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको वहां देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे चौथे भाव में आपके शुक्र बैठे हैं राहु के साथ में। तो पंच महापुरुष जो राजयोग बताए गए हैं उनमें से एक मालव्य योग, जिसको शुक्र जब अपने ही राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि में जब चौथे भाव बैठा है, केंद्र बैठते हैं आपके ग्रह, ऐसे आपके जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं तो आपका मंगल रोचक योग बनाते हैं। उसी प्रकार से शुक्र का मालव्य योग बनता है, शनि का आपका सच योग बनता है। तो यहाँ शुक्र ने मालव्य योग बना दिया। तो ये अब शुक्र को आप देखेंगे तो शुक्र एक प्रशासन और प्रबंधन का कारक ग्रह है, जो राजपत्रित अधिकारी बनाने में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो यहाँ भी आप देखेंगे शुक्र का जो है आपके 10वें स्थान पे अब दृष्टि पड़ी है और शुक्र स्वयं राजयोग में सम्मिलित है यहाँ पे। तो कुंडली इस हिसाब से ये सिद्ध हो जाती है, कुंडली में पहले से ही राजयोग मौजूद है और कुंडली एक ऊंचे स्तर की है। बुध को आप देखेंगे तो बुध 12 भाव का स्वामी छठे में चला गया, तीसरे भाव का स्वामी छठे में चला गया। तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ बुध ने बना दी है। और बुध छठे भाव का जो बुध होता है वो समझ लीजिए कि एक मुंशी के काम से लेकर, मुंशी से लेके आपके चीफ जनरल अकाउंटेंट तक वो आपका छठे भाव के बुध में बनाने की क्षमता होती है। तो सीए हो गए, बाबू हो गए, क्लर्क हो गए, इस तरह की जो नौकरी होती है उनमें बुध की भूमिका होती है। और इस समय जीएसटी आपके जीएसटी वाले विभाग में है, ये असिस्टेंट कमिश्नर, तो वहां पे इनका लेखा जोखा अकाउंट वाला काम ही है। तो यहाँ बुध की भी बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बताया आपको कि ग्रहों में आप कुंडली में आपके राजयोग होने चाहिए। उसके बाद फिर कौन सा पद आपको मिलेगा वो ग्रहों की अन्य स्थिति पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे राजयोग की मैंने आपको चर्चा कर दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है विस्तार में विश्लेषण करने के लिए। अब सीधे इस बात पे आएंगे कि जातक के जीवन में वर्तमान में समस्या क्यों आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है आपकी महादशा, उसके बाद होती है आपकी अंतरदशा, उसके बाद होती है पत्यंतर दशा। तो महादशा लंबे समय तक के लिए होती है, उसका लंबा समय होता है, तो वो वर्तमान में होने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से बता नहीं पाती है। उसके बाद आती है अंतरदशा और उसके बाद आती है पत्यंतर दशा। नियम कहता है कि आप पत्यंतर दशा के साथ गोचर को ला लीजिए, यानी कि जिस ग्रह की पत्यंतर चल रही है वो एकदम
स्पष्ट संकेत देता है घटना यहाँ से होने वाली है। और उसके बाद गोचर के जो ग्रह हैं उनको देख लीजिए, उनमें प्रमुख है आपके शनि गुरु, शनि और गुरु का दोहरा गोचर। तो वर्तमान में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा का अंतर और शनि का प्रत्यंतर था जब ये हमारे पास आए थे उस समय पे। तो चंद्रमा लग्नेश होकर पाकिस्तान में बैठे, सही रेट देंगे, अच्छा फल देंगे, शुभ फल देंगे। इनका जो चंद्रमा की महादशा आपकी फरवरी 2024 में शुरू हुई, वो शुरू होते इनका पहला ट्रांसफर वहां करा दिया। उसके बाद चंद्रमा की अंतर दशा है वो भी शुभ है। इसके बाद आती है शनि की पत्यंतर दशा। अब घटना क्या होगी, कहानी क्या रच रहे हैं ग्रह आपके, क्या आपकी जहाँ पर खेल खेल रहे हैं ग्रह, वो ये पत्यंतर दशा नाथ जी स्पष्ट कर देगा। तो वर्तमान में पत्यंतर दशा चल रही है आपके शनि की, चल रही थी, अब तो बुध आ गए और शनि आपके गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, जो लगन कुंडली से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव सबसे अशुभ होता है और ये ज्योतिष का मूल क्या, ये ज्योतिषियों के अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। अष्टम भाव का जो शनि अत्यंत हानिकारक होता है। यदि इसके अष्टम भाव में सर्वाष्टक वर्ग में इसको बिंदु कम मिल रहे हो और दशा भी इसकी नेगेटिव चल रही हो आपके ग्रहों की, तो अष्टम भाव में जब आपके शनि गोचर करेंगे तो आपको खून के आंसू रुलाएंगे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको पीछे कर देंगे और बहुत ही कष्टकारी स्थिति पैदा कर देते हैं। अब यहाँ अष्टम भाव में शनि तो आ गए, लेकिन अब क्योंकि हम जब आप YouTube पे देखते होंगे गोचर के नियमों को, तो चंद्रमा से अष्टम में चल रहे हैं शनि या चंद्रमा से पंचम में चल रहे हैं, उससे ज्यादा प्रभाव इस बात का है कि अष्टम भाव में गोचर करने के साथ साथ वो शनि जन्म के कौन कौन से ग्रहों को देख रहे हैं। गोचर का ग्रह जन्म के कौन कौन से ग्रहों को देख रहा है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है घटना कहाँ होने वाली है। तो यहाँ आप देखेंगे सूर्य बैठा हुआ है और ये जन्म के सूर्य है, इसकी डिग्री थी 26 डिग्री। और गोचर में जो है अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जिस समय इनकी जीवन में ज्यादा समस्या खड़ी होगी नौकरी के मामले में, तब अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे थे। सर्वाष्टक वर्ग में इनके बिंदु कम थे और पत्यंतर दशा थी शनि की और गोचर था शनि का अशुभ। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि शनि अपनी पत्यंतर दशा में अष्टम भाव में अशुभ गोचर कर रहे थे, इसलिए कष्टकारी सिद्ध। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो षड्यंत्रों का भाव होता है, वो आरोपों का भाव होता है, आपके विरुद्ध होने वाली कार्रवाइयों का भाव होता है, दुर्भाग्य का भाव होता है। तो यहां से बैठे आपके शनि 7, 8, 9, 10 गोचर में आपके अष्टम भाव से शनि गोचर कर रहे थे और अपनी 10वीं दृष्टि से जन्म के सूर्य को देख रहे थे। अब जन्म का सूर्य क्या होगा, जन्म का सूर्य दूसरे भाव का हो गया। आजीविका के लिए इस भाव की भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। वो बेशक सूर्य किसी भी भाव के होते स्वामी, यहाँ पे सूर्य आपके सरकार के कारक ग्रह होते हैं, आपकी आजीविका में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके लिए सूर्य सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। तो आपकी कुंडली में जब भी आपके सूर्य के ऊपर या जन्म के मंगल के ऊपर शनि का युति दृष्टि से गोचर में प्रभाव पड़ेगा, तो आपके आजीविका में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। पत्यंतर दशा थी आपके शनि की। शनि है सप्तम अष्टम भाव के स्वामी, मारक है आपके कर्क लग्न कुंडली में। गोचर था अशुभ, यानी कि अष्टम में आपके गोचर में शनि गोचर कर रहे थे और गोचर के शनि की दशम दृष्टि जन्म के सूर्य पे थी। और अब स्थिति तब ज्यादा विकराल हो गई थी जिस समय पे आपके सूर्य की डिग्री थी 26 और गोचर में शनि आपके अष्टम भाव में 26 डिग्री पे गोचर कर रहे थे। तो एक तो गोचर के शनि ने जन्म के सूर्य को पीड़ित कर दिया और ये सब घटना हो रही थी अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे थे, इसलिए कष्टकारी हो गए। उसके बाद आप देखेंगे मीन राशि में वर्तमान में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और अब यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री थी 18 डिग्री और जब ये शनि की डिग्री जब 26 थी उस समय पे राहु जन्म के चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे थे और आपके राहु की डिग्री थी 18। अब कहने का अर्थ हो गया कि एक तरफ आपके शनिदेव जन्म के सूर्य को पीड़ित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आपके जन्म के चंद्रमा को गोचर का राहु पीड़ित कर रहा था। और जन्म का चंद्रमा सिर्फ चंद्रमा नहीं है, वो लग्नेश भी बनता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है जो मानसिक तनाव चिंता वो देता है और चंद्रमा लगन की तरह काम करता है। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर अशुभ ग्रहों का गोचर होगा तो वहां भी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्लस पॉइंट इतना था कि 1 मई के बाद आपके वृष राशि में गुरु गोचर में आ गए थे। तो आपकी ये राशि ये अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बली है, इसलिए गुरु की दृष्टि ने अमृत डाल दिया, अमृत छिड़क दिया और अपनी कृपा दृष्टि से सूर्य को बचा लिया और सप्तम भाव को बचा लिया। और लाभ भाव में आपके गुरु का गोचर
जो शनि राहु की जो अशुभ जो आपके फल मिल रहे थे, वो आपके गोचर के गुरु ने उनको शुभता प्रदान करी और अशुभ फल को कम कर दिया। तो ये प्रिडिक्शन करी गई कि चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा के अंतर, शनि का पत्यंतर खत्म होने के बाद जैसे ही बुध का पत्यंतर शुरू हुआ, बुध छठे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी छठे में बैठा है और 12 भाव का यहाँ बैठा है, तो वो 12 भाव खर्चे का होता है, व्यय का होता है। तो ये बुध थोड़ा बहुत खर्चा करा के नौकरी की जो समस्या है उनको सबको खत्म कर देगा। आप समझ सकते हैं सरकारी विभागों में क्या क्या चलता है उस तरह से। और अन्य नौकरी पे कोई समस्या यहाँ पे कोई रहेगी नहीं, क्योंकि आप दशमांश कुंडली को आप देखेंगे तो दशमांश कुंडली में चंद्रमा यहाँ चौथे भाव के स्वामी है और उच्च होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं महादशानाथ। तो वो आपकी महादशानाथ कोई अशुभ संकेत नहीं कर रहे हैं, ना तो आपकी जन्म कुंडली में और ना ही आपकी दशमांश कुंडली में। तो डरने की कोई बात नहीं है। जो घटना थी वो मात्र थी आपके गोचर के शनि और पत्यंतर दशा शनि के कारण, और राहु का भी यहाँ पे अशुभ गोचर हो गया इसलिए। और ये अष्टम भाव का जो शनि मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे ज्यादा अशुभ होता है। अब इसमें आप जैमिनी ज्योतिष के आधार पर भी आप इसकी विश्लेषण करेंगे। तो जैमिनी में आपकी तुला राशि की आपकी चर महादशा चल रही थी और धनु की चल रही थी चर अंतरदशा। तो ये चौथे भाव में बैठी हुई है तुला राशि चर महादशा, यहाँ पर शुभ है। लेकिन जो आपके अमात्य कारक ग्रह आपके गुरु बनते हैं इस कुंडली में, वो अमात्य कारक ग्रह आपके छठे में चले गए। जन्म की राशि यानी कि तुला लगन से जो जिसकी आपकी जिस राशि की आपकी महादशा चल रही है चर महादशा, उसको लगन मानेंगे। तो दशा लगन से आपके छठे में गुरु चले गए जो आपके अमात्य कारक हैं। और जो ज्ञाति कारक है जो छठे भाव के स्वामी की तरह काम करते हैं बुध, उसकी दृष्टि पड़ रही थी महादशा में। और अंतरदशा आपकी शुरू हुई थी दिसंबर 2023 से चलेगी दिसंबर 2024 तक, वो थी आपकी धनु की। धनु की अंतरदशा ज्यादातर मामलों में अशुभ फल देती है, विशेषकर आपके सरकारी अधिकारियों के मामले में, क्योंकि राजपत्रित अधिकारियों की कुंडली में ये राजपत्रित ही आपकी राशि मानी जाती है। तो ये या तो अधिकार छीन लेती है ये राशि अपनी दशा में, या फिर अधिकार बढ़ा देती है। अशुभ होगी तो आपके अधिकारों में कटौती हो जाएगी, आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। और हिंसात्मक राशि इसकी धनु राशि की जो दशा है बड़ी मिश्रित फल देने वाली होती है, ज्यादातर मामलों में अशुभ फल देती है धनु राशि की आपकी दशाओं में। तो आप देखेंगे धनु की दशा लगन से छठे भाव में थी, इसलिए संघर्ष परेशानी खड़ी कर रही थी, विद्रोह हो रहा था। और इस राशि का स्वामी बनता है गुरु जो कि अमात्य कारक है, और इस राशि में आपके ज्ञाति कारक बुध बैठे हुए हैं। इसलिए दिसंबर 2023 से जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्या खड़ी हुई नौकरी के संदर्भ में, और वो जून में आके उन्हें विकराल रूप धारण कर लिया। और अब जो है ग्रहों के गोचर के हिसाब से आप देखेंगे पत्यंतर दशा चेंज हो गई, तो अब समस्या कम हो जाएंगी धीरे धीरे, और उसके बाद दिसंबर 2024 के बाद पूरी तरह से समस्या खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी जैमिनी के आधार पे, पाराशरी नियमों के आधार पे, पत्यंतर दशा और गोचर जो राहु गुरु आपके राहु गुरु और शनि का गोचर था उसके आधार पे ये बताया गया कि कैसे आपके जन्म के ग्रहों को गोचर के ग्रह छेड़ते हैं और फिर जीवन में परेशानी खड़ी कर देते हैं। कौन कौन से ग्रह आपके बलशाली होने पे जीवन में तरक्की के योग बनाते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो